नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इस कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और वो भी केबल्स मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। और दूसरी बात, इस कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट है वो है कंपनी के जो ग्रोथ। देखिए कंपनी की हर जगह पे हर पॉइंट में कंपनी के ग्रोथ आपको दिखेगा, चाहे वो कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर हो, चाहे वो कंपनी के आरओसी आरओई के ऊपर हो, चाहे वो कंपनी के कर्जे के ऊपर हो और कंपनी की इनकम के ऊपर हो। देखिए सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से सिचुएशन दिखेगा। और जब इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ था, टैक्सेस चोरी करने का मतलब एक आरोप लगाया गया था कि कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर टैक्सेस चोरी किया, मतलब टैक्स पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट नहीं किया इसका मतलब चोरी किया, इस तरीके से कुछ अपडेट न्यूज़ पब्लिश किया गया था, जिसके चलते बिग फॉल देखने को मिला। अराउंड 30% का क्रैश हो गया था। और कंपनी किस तरीके से रिकवरी किया उसको मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और मैंने किस लेवल में एंट्री लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और मैंने किस कारण के वजह से मैंने मतलब किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके काम किया वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि यहाँ कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। तो चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। तो आप बेसिकली इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे। देखिए इस टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं एक बार आपको मार्किंग करके देता हूँ, तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास क्रैश हो गया था। और जब 30% के आसपास कोई बड़ी कंपनी क्रैश हुआ, तो मुझे वेट करना था कि जब कोई लेवल्स बने तब मैं एंट्री ले पाऊँ। तो फाइनली कहाँ पे एंट्री बना, तो जब बिग क्रैश हुआ तब यहाँ पे देखिए एक बिग रेड कैंडल बना और इसके क्लोजिंग प्राइस में मैंने एंट्री लिया। तो इस क्लोजिंग प्राइस मतलब मैं एक्चुअली इस दिन एंट्री नहीं ले पाया, मैं नेक्स्ट डे में ग्रीन कैंडल में एंट्री लिया, क्योंकि उस दिन मैंने नहीं देख पाया। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेक मतलब इतना बड़ा क्रैश होने के बाद मैंने इस रेड कैंडल के नीचे एंट्री क्यों लिया, वो सबसे पहले वो क्वेश्चन आएगा। तो वो क्वेश्चन है, आंसर है कि कंपनी का जो पैटर्न्स बना आप देखेंगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज जो है, ये जो लाइन है वो 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। तो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी का जो आरएसआई है वो उसी टाइम में 30 के नीचे आया। तो जब 30 के नीचे आएगा और उसके बाद मूविंग एवरेज नीचे भी क्लोजिंग होगा, तब उस जगह पे क्या बनेगा, एंट्री। और इसका टॉप लेवल में इसका क्या बनेगा, टारगेट। तो टॉप लेवल में मतलब जब आरएसआई 30 से लेकर 70 को टच करेंगे तब बनेगा टारगेट। तो फाइनली इस 70 को टच किया, तब क्या बना, एक टारगेट बना। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनीज के ऊपर हमेशा याद रखिए कि अच्छे कंपनी के ऊपर जब भी कोई मौका मिले उस मौका को कभी भी मत छोड़ना। और मुझे कितना रिटर्न मिला, रिटर्न मिला अराउंड 85 पर 5 डेज में 30% के आसपास, 36% के आसपास। बेसिकली मैं इस गैप फिलअप हुआ था उस जगह पे मैंने कुछ क्वांटिटी क्लोजिंग किया, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जब गैप को फिलअप करेंगे तो उस जगह पे मुझ क्वांटिटी ऐड मतलब सेल अप करूंगा, जो मेरा एंटी इस ग्रीन कैंडल में था। तो फाइनली इस कंपनी के टारगेट यहाँ पे हो चुके हैं। तो बेसिकली अभी इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, क्योंकि मैं एंट्री तब लूंगा जब कोई पैटर्न्स बनेगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न्स बन रहा है, कुछ कप तो बना है और हैंडल भी बनने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जरूर आपको फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने का जो मेन मकसद है वो है कंपनी का रिजल्ट, क्योंकि कंपनी इतना बड़ा 33% गिरावट हो गया था, तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए था क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत स्ट्रांग था। सेल्स लगातार बढ़ते चले गए थे, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 361 से 417 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले। और उसी तरीके से कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी को यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सिचुएशन देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे इस कंपनी के ऊपर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो बेसिकली दिखाए तो एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी की खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर्स सारे चीज़ों को रिपेयर भी करते हैं और बनाते भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर भी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला, क्योंकि इंडिया से अभी बाहर की कंट्रीज भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का डिमांड भी कर रहे हैं, उसको खरीदारी करने के लिए टेंडर भी दे रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी टेंडर मिला।
मेजोगन डक को भी टेंडर मिला। तो इस तरीके से टेंडर कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं, जिसके चलते आज कंपनी करीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट का बन चुके हैं। तो देखिए आज कंपनी टॉप लेवल में है, हायर लेवल में है। और अगर ईरान और इजराइल के साथ युद्ध भी जब जिस तरीके से स्टार्टिंग हुआ, अगर वो और भी ज़्यादा डीपली हो जाए तो इस मार्केट में थोड़ा सा कंपनीज के ऊपर प्रेशराइज बनेगा। मगर इसके ऊपर मैं जरूर कहूँगा कि इस तरीके से सिचुएशन रसिया और यूक्रेन के टाइम में भी हुआ था। इस तरीके से सिचुएशन आपको इसराइल के साथ जब हमास के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ था, मतलब गाजा के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया था, तब भी एक नेगेटिविटी मार्केट में आया था, मगर फिर भी आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर गया। और आज भी इसी तरीके से न्यूज आ रहा है कि इसराइल के साथ ईरान के युद्ध स्टार्ट हो गया तो कंपनी खत्म हो जाएगा, मार्केट बिग क्रैश होगा। इस तरीके से बहुत सारे अपडेट्स आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ को बता दूं कि वो डराने वाला काम है। मैं कभी डराने वाला काम नहीं करता हूँ। मेरा काम यही है कि मैं प्रीवियस डेटा को आपके सामने रख पाऊँ, जहाँ पे आपको आसानी से सारी चीज़ों को देखने को मिले। जैसे देखिए हमास के साथ इसराइल के जब युद्ध स्टार्ट हो गया था, वहाँ पे भी करेक्शन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखिए इस लेवल में भी करेक्शन हुआ था, क्या उसके बाद रुका? बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था, क्या उसके बाद रुका? बिल्कुल नहीं। तो सिचुएशन को समझिए। बहुत बार इस तरीके से मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आएगा, उसको देखकर डर मत जाना कि हाँ चलो आप डरिएगा मत, क्योंकि आपको लग रहा है कि कंपनी खत्म हो जाएगा इस तरीके से न्यूज़ के कारण। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक रेंज बना था, ब्रेकआउट हुआ, जंप हुआ, यहाँ पे रेंज बना, फिर से ब्रेकआउट हुआ, जंप हुआ, फिर से यहाँ पे रेंज बना, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से जंप हुआ। तो मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में रहेगा। और स्टॉक अप ट्रेंड इसीलिए रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट, अभी कौन सा गवर्नमेंट आएगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फिर से मतलब मोदी सरकार आए तो सोचिएगा इस कंपनी को तो एक धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा। देखिए मैं कोई भी पार्टीज के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो दिशा दिखा रहा हूँ जो दिशा कंपनीज को पुश करने वाला है। क्योंकि देखिए आज इतना बड़ा जर्नी क्यों हुआ, अगर मैं चलो एक मंथ की चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर करूँ इस कंपनी के ऊपर, तो आप खुद ही देख लेना। जब कोविड के पहले इस कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था, तब इस कंपनी का ग्रोथ देखिए किस तरीके से हुआ। पहले देखिए कोविड के टाइम में करेक्शन हुआ, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस है 250 रुपीज़ का था, आज कितना 3,500 के ऊपर चला गया। तो सोचिए कितना बड़ा जंप इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो बेसिकली अभी इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ, एक कप तो बना, मैं इंतजार कर रहा था एक हैंडल बनेगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रिटेस्ट अगर करे तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक करने का चांसेस लेंगे। तो जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। देखिए एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी बेसिकली देखा जाए तो एक इसका सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मुझे कुछ बेस्ट पॉइंट लगा, कुछ वीकनेस पॉइंट भी लगा। जैसे बेस्ट पॉइंट क्या है, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, और आरओसीआरओई भी बेस्ट है। मगर यहाँ पे वीकनेस पॉइंट यही है कि कंपनी के सेल्स का क्वार्टरली ग्रोथ भी कम हुआ और प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव में चला गया का मतलब क्या है, कंपनी का अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो देखिए 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, मगर पिछले बार कितना 17 करोड़ का लॉस किया। कंपनी पहले कभी भी लॉस नहीं किया था, सिर्फ पिछले क्वार्टर्स में कंपनी लॉस किए थे। अभी लॉस क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का जितना सेल्स था, एक्सपेंस भी कम था, ठीक ठाक ही था। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव में था, मगर कंपनी का आधा से इनकम से कंपनी 30 करोड़ लॉस कर बैठे। तो इसका मतलब कंपनी का कोर बिजनेस में, मदर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अदर्स जो सोर्सेस इनकम था वहाँ पे कंपनी को लॉस झेलना पड़ा, तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, और नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। अब ये देखना है कि कंपनी क्वार्टर 4 में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। कंपनी एक साल में 24% का रिटर्न दिया, और कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो गुड न्यूज़ आया है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हाई वॉल्यूम के साथ 2 दिन में देखने को मिला है। वो न्यूज़ कौन सा है आप खुद ही देख लीजिए। एमी ऑर्गेनिक गेट्स बोर्ड नोट्स टू रेज अप टू 5 बिलियन रुपीज़ यहाँ पे फंड रेज करने वाला है बिजनेस को और भी एक्सपेंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। और एक अपडेट है इंडियंस एम्स, और मतलब आप देख सकते हैं इंडियन जो एमी ऑर्गेनिक्स है वो रेज ऑन $60 मिलियन फंड रेज प्लान। मतलब कंपनी लगातार फंड रेज करते चले जा रहा है, शायद इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसको बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं एवरेज रेटिंग टू 5 एनालिसिस को मतलब एनालिसिस्ट, बड़े 5 एनालिसिस्ट इस कंपनी को कवरिंग कर रहे हैं बाइंग के रेटिंग के हिसाब से।
और 1315 रुपीज़ के आसपास इसका रेटिंग दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कितना चल रहा है, तो 1315 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। तो 1315 रुपीज़ तक ऑलमोस्ट तो चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इतना छोटा-सा टारगेट है। मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ एक लंबा-सा टारगेट है। वो कुछ इस तरीके से कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना और मुझे लग रहा है और एक पैटर्न्स बनेगा हैंडल का। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा-सा धमाका देखने को मिल सकता है। वो टारगेट निकल कर है करीबन 43%, जो मुझे टारगेट दिख रहा है यहाँ पे करीबन 1961 लेवल तक जाने का चांसेस है। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है तो जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक करना और इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और लास्ट जो कंपनी है इस सेक्टर में उसका नाम है नैपबुक लिमिटेड, जो एक 82 करोड़ का कंपनी है। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है और मैं कोई निवेश भी नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो अपडेट है कंपनी का बोनस का। 19 अप्रैल में कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है। तो जो रिटेल पब्लिक सोच रहे हैं इस कंपनी के ऊपर एक के बदले 2 शेयर मिलेगा, मैं निवेश कर लूँ, उसके लिए बता दूं हाई रिस्की कंपनी है। सोच समझ कर सारे डिसीजन लेना, क्योंकि बहुत रिस्की जोन में इस कंपनी काम कर रहा है। तो प्लीज़ एक बार सारी चीज़ों को स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। ये जो मेरे वीडियो में जितने सारे अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरे खुद के ट्रेड है। आप प्लीज़ इस तरीके से डायरेक्टली कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपके हिसाब से लीजिए, आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।